बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइट जी, सो हमारे 2-3 प्रैक्टिकल्स रह गए थे, उनको हमने क्विकली आज खत्म करना है इंशाल्लाह। सबसे पहले बेटे आपके जो मैंने आपके साथ कुछ नोट्स शेयर किए हैं, पेज नंबर 31 है, उनके ऊपर डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, वैसे रिमूवल ऑफ मॉइस्चर के नाम से हमारा जो टॉपिक है या जो चैप्टर है वो थियरी में अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्रीजिंग के बाद हमने वो डिस्कस करना है। तो डेफिनेटली उसमें फिर हम काफी ज्यादा डिटेल से डिस्कस करें होंगे। बहरहाल, so dehydration means removal of moisture or water content from the foods so as to preserve them and to enhance their shelf life. ठीक है, जो सन ड्राइंग है या डिहाइड्रेशन है, ये बेसिकली फूड प्रिजर्वेशन के ओल्डेस्ट मेथड्स में से 2 मेथड्स हैं। सो जब बहुत ज़्यादा इनोवेशंस नहीं हुई थी, जब बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं हुई थी इन द फील्ड ऑफ फूड साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी, तो लोग क्या करते थे अपनी फूड की शेल्फ लाइफ को एनहांस करने के लिए, सो दैट फूड जल्दी खराब ना हो, वो सन ड्राइंग करते थे या डिहाइड्रेशन करते थे। ठीक है, सन ड्राइंग का मतलब है कि धूप के अंदर रख देते थे और नेचुरल उस हीट की वजह से जाहिर है वो जो मॉइस्चर है वो रिमूव हो रहा होता था और उसकी वजह से उनकी जो शेल्फ लाइफ थी प्रोडक्ट्स की वो किसी हद तक इंक्रीज हो जाती थी। और जाहिर है कि जो मॉइस्चर है, आपको पता है जो भी माइक्रोबियल लोड है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हैजर्ड्स कॉज कर रहे होते हैं, उनको स्पेसिफिक मॉइस्चर रिक्वायर्ड होता है, फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं सो दैट वो अपने आप को प्रोपिगेट कर पाए। ठीक है, और जब मॉइस्चर वो रिमूव हो जाता है तो उनकी एक्टिविटी, उनकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। इफ नॉट कंप्लीटली स्टॉप तो एटलीस्ट रिड्यूस हो जाती है, हम कह सकते हैं, ज्यादा बेहतर होगा कहना कि रिड्यूस हो जाती है उनकी एक्टिविटी। और इसी तरह से जो दूसरा मेजर कॉज होता है फूड स्पॉइलेज का, यानी कि एंजाइम एक्टिविटी, सो एंजाइम्स की एक्टिविटी भी मॉइस्चर रिड्यूस होने से डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा ये होता है कि जब मॉइस्चर फूड में से रिमूव होता है तो उनके उन फूड्स में न्यूट्रिएंट्स जो है वो कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। जैसे आप ड्राई फ्रूट्स या ड्राइड फ्रूट्स एक्चुअली जो टर्म है, नट्स वगैरह जब आप खाते हो तो उनमें से क्या होता है, बेसिकली वो वही फ्रूट्स होते हैं जो रूटीन के फ्रूट्स होते हैं, लेकिन हमने उनमें से बेसिकली मॉइस्चर रिमूव किया हुआ, तो इसीलिए उनका नाम ही हम ड्राइड फ्रूट्स उनको हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, सन ड्राइंग बहुत सारे एरियाज के अंदर प्रैक्टिस करते थे और अभी भी हैं किसी हद तक, लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए प्री रिक्विजिट जाहिर है, कॉमन सेंस है, वो ये है कि जहाँ पे आपने सन ड्राइंग करनी हो वहाँ पे अप्रोप्रिएट इनफ सनशाइन आपके पास मौजूद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट सम ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, या नॉट नेसेसरीली वेस्टर्न कंट्रीज, रशिया, अगर आप नॉर्दर्न रशिया की बात करें या कनाडा की बात करें या ग्रीनलैंड की बात करें, तो दीज आर द कंट्रीज, या फिर वेस्टर्न जर्मनी की बात करें, तो दीज आर द रीजन ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे इनफ सनशाइन ही नहीं होती। साल में जैसे हमारे पास कभी कभार बारिश हो जाती है, महीने में मे बी 1 दफा या 2 दफा ऑन एन एवरेज, उस तरह महीने में 1 बार या 2 मरतबा हार्डली उनको सनशाइन मिल रही होती है, तो वहां पे डेफिनेटली फिर जो सन ड्राइंग की टेक्निक है दैट कैन नॉट रियली वर्क। और जो डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन बेसिकली वो कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर की जाती है, जिसके अंदर हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हैं और एयर फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जितने भी फूड्स हैं तकरीबन सबको ही हम मॉइस्चर रिमूव करके प्रिजर्व कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो ज्यादातर हम फ्रूट्स को प्रिजर्व करते हैं इस मेथड से, उनके अंदर फिग्स हो गए, ये जो अंजीर होते हैं, फिर ग्रेप्स हो गए, डेट्स हो गए, फिर जनाब उसके बाद एप्रिकॉट्स हो गए, फिर प्लम्स हो गए, प्लम्स से भी जब मॉइस्चर रिमूव करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रून्स, प्रून्स उसका नाम होता है, उसको उर्दू में हम कहते हैं सूखा आलू बुखारा। ठीक है, सो दैट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर, जनरली आपकी कॉन्स्टिपेशन के अंदर बड़ी हेल्प करता है। ठीक है, तो प्लम्स उनको ड्राई करके प्रून्स हम बनाते हैं। फिर इसी तरह जिन वेजिटेबल्स को हम प्रिजर्व करते हैं इस मेथड से, उनके अंदर अनियंस है, गार्लिक है, जिंजर हो गया, फिर कैबेज, कैरेट्स, इनको हम करते हैं,
फिर पोटैटोज हो गए, ओकरा हो गया, ये तमाम वो वेजिटेबल्स हैं जिनको मॉइस्चर रिमूव करके प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ एरियाज में मीट को भी हम प्रिजर्व करते हैं ड्राई करके, और इसी तरह फिश को भी सर्टेन एरियाज के अंदर ड्राई करके प्रिजर्व किया जाता है। और जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि मॉइस्चर रिमूव करने से बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट हमें ये होता है कि फूड्स की स्पॉइलेज नहीं होती और उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और उसके लिए जरूरी लेकिन ये भी होता है कि जो जिस मटेरियल में हम उनको पैक कर रहे हैं वो मटेरियल वाटर प्रूफ हो, क्योंकि अगर वो वाटर प्रूफ नहीं होगा तो जाहिर है वाटर की एंट्री दोबारा हो जाएगी। वाटर की एंट्री अगर होगी तो फिर मॉइस्चर रिमूव करने का फूड्स में से कोई पॉइंट ही नहीं, कोई तुक ही नहीं बनती, कोई लॉजिक नहीं बनती उसकी, ठीक है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि ड्राइड फूड्स को हम प्रॉपर पैकेजिंग करें। अच्छा, ड्राइड प्रोडक्ट्स के अंदर एक प्रॉब्लम हमें आता है और वो जनाब ये है कि ड्राइड प्रोडक्ट्स को इंसेक्ट्स या रोडेंट्स अटैक करते हैं, और दैट इज द रीजन कि ड्राइड जितने भी फूड्स हैं उनको हमें स्टोर करते हुए गोडाउन्स में या जब स्टोरेज रूम्स के अंदर, वहां पे हमें इंसेक्ट प्रूफ या रोडेंट प्रूफ हमें स्टोरेज कंडीशंस चाहिए होती है, क्योंकि अदरवाइज आपने अक्सर, इट्स अ वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन, अगर मुझे नहीं अंदाजा, अगर आप किसी कभी गोडाउन वगैरह में गए हो पाकिस्तान में, अगर आप किसी किसी छोटे स्टोरेज रूम को भी आपने अगर देखा हो, या कोई ग्रोसरी स्टोर है जो बहुत अच्छे से मेंटेन्ड नहीं है, तो वहां पे आपको अक्सर रोडेंट्स वगैरह बड़ा कॉमनली या इंसेक्ट्स नजर आएंगे, और वो बहुत ज्यादा डैमेज कॉज कर रहे होते हैं फिर ड्राइड फूड्स को। उसके लिए फिर जरूरी है कि इन एरियाज के अंदर हम प्रॉपरली फ्यूमिगेशन करें, सो दैट उस फ्यूमिगेशन की वजह से क्या होगा कि वो जो रोडेंट्स इंसेक्ट्स का अटैक है वो काफी हद तक डिक्रीज हो जाएगा। फ्यूमिगेशन कहते हैं जब हम एरिया को किसी को डिसइंफेक्ट करते हैं बाय सर्टेन केमिकल्स, जैसे इंसेक्टिसाइड्स हैं या पेस्टिसाइड्स वगैरह के लिए हम जैसे फील्ड्स के अंदर भी, फार्म्स के अंदर भी कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो ड्राइड फ्रूट्स हैं, दूसरी बात ये है फ्यूमिगेशन के साथ साथ उनको अगर हम लो टेम्परेचर पे स्टोर करें तो उनका जो कलर और टेस्ट चेंजेस हैं वो भी कम हो जाती हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है उनको स्टोर करते हुए कि हमें ड्राइड फूड्स को, चाहे फ्रूट्स हो वेजिटेबल्स हो जो भी चीज हो, उनको हमें लो टेम्परेचर पर रिलेटिवली स्टोर करना चाहिए, सो दैट उनकी जो कलर या टेस्ट चेंजेस हैं वो कम से कम। अच्छा, जस्ट लाइक जैसे हम कोल्ड स्टोरेज भी अभी थ्योरी में आजकल पढ़ रहे थे, तो उससे पहले कुछ प्री ट्रीटमेंट जरूरी होता है, उसी तरह से फ्रीजिंग में जैसे हम प्री ट्रीटमेंट कुछ करते हैं, उसी तरह से मॉइस्चर रिमूवल से पहले भी कुछ प्रीलिमिनरी ऑपरेशंस कैरी आउट करना जरूरी है, कुछ प्री ट्रीटमेंट देना जरूरी है। जैसे या तो हम उसको सन में रखते हैं सन ड्राइंग के लिए थोड़ी देर के लिए, या डिहाइड्रेटर में रखते हैं, या फिर हम उसको उसका जो डिजायर्ड मॉइस्चर लेवल है उसको 10% से कम जो हमारा होता है वो लेके आते हैं। फिर उसके बाद हम उसी फूड को एक क्लोज चैम्बर में या एक कंटेनर में रखते हैं, उसका नाम होता है स्वेटिंग चैम्बर, सो दैट उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बैलेंस हो जाए। फिर हम उसके बाद उसको पैकेज करते हैं और फिर हम उसको स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक फ्लो डायग्राम बनी हुई आपके सामने, इसको देख के आप बड़ी आसानी से पिक्टोरियली आपको दिया हुआ कि प्रिपरेशन ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे भी आपने उसको साइज रिडक्शन करनी है या इनएडिबल स्टेमिंग कोरिंग वगैरह अगर आपने करनी है, फिर आपने उसकी सल्फरिंग या ब्लांचिंग कैरी आउट करनी है, फिर आपने उसको ड्राई करना है, फिर स्वेटिंग चैम्बर में डाल के उसकी स्वेटिंग कैरी आउट करवानी है, और फिर फाइनली आपने उसको पैकेज करना है। इस तरह से हम डिहाइड्रेशन कैरी आउट कर रहे होते हैं फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, कोई भी फूड हो बेसिकली। सो
पोटैटोज की यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है पोटैटोज की डिहाइड्रेशन करने के लिए व्हाट डू वी नीड टू डू एग्जैक्टली। सो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया डिहाइड्रेशन क्या होता है, इट इज द रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम फूड अंडर कंट्रोल कंडीशन। तो किन किन चीजों को कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर को करते हैं, एयर फ्लो को करते हैं और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को करते हैं, ठीक है। और जो इक्विपमेंट हमें डिहाइड्रेशन के लिए चाहिए होता है उसको हम डिहाइड्रेटर बोलते हैं। और डिहाइड्रेटर के अंदर जो हमारा एनर्जी सोर्स होता है वो हॉट एयर। क्या होता है एनर्जी सोर्स? हॉट एयर, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास डिहाइड्रेटर अवेलेबल ना हो तो जैसे पुराने जमाने में, पुराने वक्तों में, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, लोग करते थे सन ड्राई कर लेते थे अपनी प्रोडक्ट, ठीक है, और सन ड्राई करके उसको प्रिजर्व कर लेते। सो इंडस्ट्रियल लेवल पे जाहिर है हम सन ड्राई नहीं करते, हमारे पास बड़े बड़े साइज के डिहाइड्रेटर्स होते हैं, उनके अंदर हम डिहाइड्रेशन कैरी आउट कर रहे होते हैं। उसके लिए क्या प्रोसीजर रिक्वायर्ड होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्योंकि अभी हम पोटैटोज की बात करें तो हमने सिलेक्टेड ग्रेडेड पोटैटोज तकरीबन 5 kg सिलेक्ट कर लेने, उनको वे कर लेना है और उसके बाद उनकी वॉशिंग करनी है और एब्रेशन पीलर में उनको पील कर लेना। फिर उनको ट्रिम करना है सो दैट वो कोई ग्रीन पोर्शन या कोई आईज हैं उनके ब्लैक आईज जो होती हैं उनको हम रिमूव कर सकें। फिर उसके बाद हमने जो पील्ड और ट्रिम्ड पोटैटोज हैं वो हमने वे कर लिया। जो पील्ड और ट्रिम्ड पोटैटोज हैं उनको हमने वे कर लिया। उसके बाद जो पोटैटोज हैं उनको हमने स्मॉलर स्लाइसेस में कट करना है, उनकी साइज रिडक्शन करनी है और उनको ब्लांच कर लेना है फॉर 5 to 8 मिनट्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। 5 to 8 मिनट्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमने उनको रोटरी वॉशर के अंदर प्लेस कर देना है सो दैट उनमें से हम स्टार्च को रिमूव कर सकें। फिर उसके बाद हमारे पास ट्रेस होती हैं और पोटैटोज को हमने उन ट्रेस पे इवनली स्प्रेड कर देना है। और उसको किस तरह से स्प्रेड करना है, उसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए? 0.25 kg पर स्क्वायर फीट, यानी कि 1/4 ऑफ अ kg पर स्क्वायर फीट पोटैटोज उसके अंदर आना चाहिए। फिर ड्राई करने के लिए हमने क्या करना है जी? 82 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना है और 24 to 30% ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है जब तक 80% वाटर उनमें से रिमूव ना हो जाए। उसके बाद हमने 71 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ले आना है और आर्ली बेसिस के ऊपर पोटैटोज का वेट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट हमने ड्राइंग रेशियो एंड यील्ड रिकॉर्ड करी। यील्ड का मतलब है कि हमने कितने पोटैटोज से स्टार्ट किया था, वेट उनका कितना था, लेट से 5.6 kg था और इवेंचुअली जब हमने ड्राइंग प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है तो हमारे पास टोटल वेट कितना आया है। सारे मॉइस्चर रिमूव हो रहा है ना बीच में से, तो वेट चेंज हो गया। फिर हमने ड्राइड पोटैटोज को पैक करना है सेलोफेन पाउचेस, वो जो सिल्वर से कलर के होते हैं, और फिर हमने उनको सील करके एक कूल ड्राई प्लेस के ऊपर रख। सो ये जो आप जितने डिफरेंट किस्म के खा रहे होते हो ना ड्राइड चिप्स, इनको इसी मेथड से, इनको बनाने के लिए पोटैटोज को इसी मेथड से ड्राई किया जाता है। अच्छा, सन ड्राइंग की हम बात कर रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, तो सन ड्राइंग इस हद तक इफेक्टिव हो सकती है कि आपको पता है जैसे वाटर को हम कहते हैं कि बड़ा जरूरी है कि जो भी वाटर हम कंज्यूम करें एज ह्यूमंस वो पोर्टेबल वाटर हो। पोर्टेबल, POTABLE, पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर इज दैट विच इज रेंडर्ड फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है, जो हम हमारे पीने के लिए, जो काबिल इस्तेमाल पानी है, जो हमारे पीने के लिए ठीक है, जिसको पीने से हमें कोई हेल्थ हैजर्ड्स नहीं होंगे, उसको पोर्टेबल वाटर कहते हैं। सो पोर्टेबल वाटर बनाने के लिए जो मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक आइडेंटिफाइड है इस वक्त दुनिया में, दैट इज बॉइलिंग द वाटर, ठीक है। फिल्ट्रेशन और यूवी लाइट्स और ये वाली जो टेक्निक्स हैं
ये भी इफेक्टिव है, लेकिन जो सबसे इफेक्टिव टेक्निक है दैट इज बॉइलिंग द वाटर। और अगर आपको वाटर बॉईल करने की फिजिबिलिटी कहीं पे नहीं हो, जैसे बड़ा कॉमनली होता है कि जब हम कुछ अगर थोड़ा सा रूरल एरियाज की बात करें या मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशंस की बात करें जहाँ पे फैसिलिटीज उस तरह की नहीं है, या लोग मिसाल के तौर पे लॉट ऑफ टाइम्स पीपल से अगर हम किसी कम्युनिटी में जाके बॉइलिंग वाटर के ऊपर बात कर रहे हैं या उसके बेनिफिट्स पे बात करें, तो लोग कहते हैं जी हमारे पास तो गैस ही नहीं आती, हम गैस का बिल ही अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम कहाँ से वाटर को बॉइल करें। तो एक सब्स्टिट्यूट जो आप उनको दे सकते हैं वो ये है कि आप वाटर को सन ड्राई करने के बाद इस्तेमाल किया, ठीक है। नीचे पानी को एक कंटेनर में डाला और उसको धूप के अंदर रख दिया, उसको मसलिन क्लॉथ से कवर कर दें जो मलमल का कपड़ा होता है, और उसको पूरा दिन धूप में पड़े रहने दें, फिर उसके बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी उससे डेफिनेटली उतना इफेक्टिव तो नहीं होगा जितना बॉइलिंग वाटर है, बट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी हद तक सन ड्राई की वजह से वाटर में से रिमूव हो सकते हैं, हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी सन ड्राइंग भी जो कन्वेंशनल या जो ओल्ड मेथड्स होते थे उनमें इफेक्टिव टेक्निक है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि वाटर बॉईल ना करें और सन ड्राई करके लेने तो बड़ी अच्छी बात है, ये वहां पे एक ऑल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट आप बता सकते हैं जहां पे लोगों के पास बॉईल करने की वाटर को फिजिबिलिटी नहीं है। अच्छा जी, लास्टली हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल डिस्कस किया था, बेटा एक मिनट होल्ड करना। अच्छा एक बेटे हमने डिस्कस किया था प्रैक्टिकल प्रिपरेशन ऑफ लाइम पिकल, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेसिकली पिकल इज एन एग्जांपल ऑफ फर्मेंटेड फूड्स। पिकल इज एन एग्जांपल ऑफ फर्मेंटेड फूड्स। अच्छा, अब जनाब फर्मेंटेड फूड्स कौन से फूड्स होते हैं? अच्छा बेसिकली फूड्स को फर्मेंट करने का भी जो एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि हम फूड को प्रिजर्व कर सकें और उसके अंदर जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको डिक्रीज कर सकें। सारे प्रिजर्व तभी होगा जब माइक्रोबियल ग्रोथ डिक्रीज। और जाहिर है ये करने के लिए हम बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स अभी तक हम हाई टेम्परेचर यूज करते हैं, हम लो टेम्परेचर यूज करते हैं, हम डिहाइड्रेशन यूज करते हैं, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, बहुत सारे मेथड यूज करते हैं। सो उसी में से एक जो मेथड हम यूज कर रहे होते हैं वो है फर्मेंटेशन। जिन फूड्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी कैरी आउट करवा के प्रिजर्व कर रहे होते हैं उन फूड्स को हम फर्मेंटेड फूड्स कहते हैं। यानी ये वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। ऑब्वियसली जो बेनिफिशियल नहीं होते उनको तो हमारी कोशिश होती है ना कि उनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाए, उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाए, वो खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, वो तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली, उनको रिमूव करेंगे तो हमारा फूड प्रिजर्व होगा। बेनिफिशियल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं अगर उनकी एक्टिविटी हम कैरी आउट करवाएं तो सर्टेन फूड्स ऐसे होते हैं जो उनकी एक्टिविटी की वजह से प्रिजर्व हो जाते हैं, उनको हम फर्मेंटेड फूड्स कहते हैं। अच्छा, वर्ल्ड वाइड देयर आर अ लॉट ऑफ फर्मेंटेड फूड्स अवेलेबल। In fact, there are more than 3,500 fermented products और ये बहुत बड़ी एक हमारे पास मार्केट है पूरी दुनिया। पाकिस्तान में जो फूड्स हम कॉमनली फर्मेंटेड फूड्स के तौर पे यूज करते हैं उसके अंदर सबसे मोस्ट कॉमन है हमारे पास, आई वुड से 3 मोस्ट कॉमन वंस आर योगर्ट, पिकल्स एंड चीज। कौन कौन से? योगर्ट जो दही होता है, पिकल्स अचार, एंड थर्ड चीज पनीर जिसको।
इसके अलावा और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे वेनिला हो गया, टी, कॉफी, विनेगर, इनको भी हम फर्मेंट कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ एल्कोहलिक बेवरेजेस हो गई, बियर है, वाइन है, शैंपेन है, विस्की, ब्रांडी, इनको भी हम फर्मेंट कर रहे होते हैं। फिर जनाब इसके अलावा बहुत सारी मीट प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे सॉसेजेस हो गए, उनको हम फर्मेंट कर रहे होते हैं। बेटा एक सेकंड होल्ड कर। अच्छा जी, सो जनाब इसके अंदर कुछ मीट प्रोडक्ट्स में कह रहा था, जैसे सॉसेजेस आप खाते हो तो वो भी फर्मेंटेड होते हैं। फिर सोया प्रोडक्ट्स कुछ वो भी फर्मेंटेड होते हैं। सो बेसिकली बहुत सारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स को हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, फर्मेंटेशन के लिए डिफरेंट, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द फूड, डिफरेंट हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एम्प्लॉय कर रहे होते हैं। जैसे कि ईस्ट को हम यूज करते हैं एल्कोहलिक बेवरेजेस या पैन ब्रेड को प्रिपेयर करने के लिए। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को हम यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क या मीट प्रोडक्ट्स। और फिर ये जो जैसे योगर्ट हो गया, इसके लिए हम अगेन बैक्टीरिया यूज करते हैं, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं। और फिर जो आगे प्रोसेस होता है इनकी प्रोडक्शन का, वो भी जाहिर है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द फूड, वो भी डिफरेंट डिफरेंट। जैसे विनेगर को प्रिपेयर करने के लिए हम ग्रेप्स या एप्पल्स, उनकी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं। फिर पिकल्स को प्रिपेयर करने के लिए अगेन हम बैक्टीरिया यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है, याद रखने वाली बात यह है कि फर्मेंटेड फूड्स are very commonly used these days worldwide, including Pakistan, or it's a big industry, and fermentation is one of the methods for food preservation. ठीक है। अच्छा, इसी तरह से फिर और भी बेनिफिट्स फर्मेंटेशन के होते हैं। मिसाल के तौर पे जब हमारा योगर्ट हम कंज्यूम करते हैं और उसके अंदर फर्मेंटेशन होती है, तो उस फर्मेंटेशन की वजह से कुछ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। वो जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को या डिफरेंट जो प्रीबायोटिक्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। प्रीबायोटिक्स हमारे जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका फूड या फ्यूल होते हैं। प्रोबायोटिक्स बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं और प्रीबायोटिक्स उन बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फूड या फ्यूल या सबस्ट्रेट होते हैं। इसी तरह से फिर पिकल्स में जब फर्मेंटेशन होती है तो बैक्टीरिया विटामिन B12 प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। हालांकि वैसे जनरली विटामिन B12, अगर आप रिकॉल करो मिनट से पहले, तो हमने पढ़ा भी था विटामिन B12 बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एनिमल सोर्सेज से आ रहा होता है। मिल्क हो गया या मीट हो गया, यहां से हमें B12 मिलता है। लेकिन जब पिकल्स के अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है तो उस फर्मेंटेशन की वजह से B12 प्रोड्यूस हो रहा होता है। और B12 के फिर जाहिर है आपको पता, बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में। तो इस तरह से फर्मेंटेशन या फर्मेंटेड फूड्स को कंज्यूम करने के अपने भी बहुत सारे बेनिफिट्स। सो जनाब, दैट एंड्स आवर प्रैक्टिकल्स।